नमस्कार। मैं श्रीमती शिल्पा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा संकाय श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई। आज मैं आपको बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में भाषा प्रवीणता में हिंदी भाषा प्रवीणता इकाई प्रथम में भाषा की परिभाषा, भेद और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। भाषा शब्द भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा है भाष वक्त्याया वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करती है। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास। भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की परिभाषा पर विचार करते हुए रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव की यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा केवल अपनी प्रकृति में ही अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय नहीं है, वरन अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी है। उदाहरण के लिए, अगर भाषा व्यक्ति के निजी अनुभवों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, तब इसके साथ ही वह सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। एक और अगर वह हमारे मानसिक व्यापार अर्थात चिंतन प्रक्रिया का आधार है, तो दूसरी तरफ वह हमारे सामाजिक व्यवहार अर्थात संप्रेषण प्रक्रिया का साधन भी है। इस प्रकार संरचना के स्तर पर जहाँ भाषा अपनी विभिन्न इकाइयों में संबंध स्थापित कर उसे सशिलिष्ट रूप ग्रहण करती है जिसमें वह प्रयुक्त होती है, प्रयोजन की विविधता ही भाषा को विभिन्न संदर्भों में देखने के लिए बाध्य करती है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अब मैं आपको भाषा की परिभाषा के बारे में बताना चाहूँगी। भाषा की परिभाषा डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। ये क्या कहते हैं? इनका कहने का मतलब है कि भाषा वह साधन है जिसमें एक मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के प्रति दूसरों के पर भली भांति प्रकट कर सकता है और जो दूसरा है वह अपने विचार को स्पष्टतया समझा सकता है या दूसरों के विचार को वह स्पष्टतया समझ सकता है। उसी प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य और मनुष्य, दो मनुष्यों के बीच में किसी वस्तु के विषय में या अपनी इच्छा के विषय में या अपनी बुद्धि के विषय में से जो भी हम आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को, और उसको आदान प्रदान करने के लिए हम जिन ध्वनि संकेतों का उपयोग करते हैं अपने व्यवहार में, उसको हम भाषा कहते हैं। उसी प्रकार आचार्य किशोरी दास जी ने कहा है,
कि विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। मतलब जो भी हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भी सांकेतिक शब्दों का या किसी भी भाषा का कोई भी शब्दों का जिसका कोई अर्थ है, उसको यदि हम प्रकट करते हैं तो वो भाषा कहलाती है, और हम अपने विचार या हमारे भाव हम दूसरों तक सरलता से पहुंचा सकते हैं, वह भाषा कहलाती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समशिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। मतलब जिन ध्वनि चिन्हों से हम जब बोलते हैं, बोलने में जो हम ध्वनि का उपयोग करते हैं, उससे हम दो व्यक्तियों के बीच जब आपस में विचार विनिमय या विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसका समग्र रूप ही भाषा कहलाता है। अब हम भाषा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहते हुए सदा विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को भाषा की संज्ञा दी जाती है। भावाभिव्यक्ति संदर्भ में हम अनेक माध्यमों का सहारा लेते हैं, जैसे स्पर्श कर, चुटकी बजाकर, आँख घुमाकर या दबाकर, उंगली को आधार बनाकर, गहरी सांस छोड़कर, मुख के या मुंह के विभिन्न अंगों के सहयोग से ध्वनि उच्चारण कर आदि। इन सब के माध्यम से भी हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और इसमें हम जिन अंगों का प्रयोग करते हैं वो एक माध्यम के रूप में होते हैं। उन माध्यम का सहारा लेकर भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा की स्पष्टता को ध्यान में रखकर उसके वर्ग बना सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहला है मूक भाषा। भाषा की ध्वनि रहित स्थिति में ही ऐसी भावाभिव्यक्ति होती है, इसे भाषा का अव्यक्त रूप भी कहा जाता है। अर्थात कि हम इस भाषा में किसी ध्वनि का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उससे जो हम भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो हम भाव व्यक्त कर सकते हैं। उस भाषा को हम क्या कहते हैं? अव्यक्त रूप वो भाषा का कहलाता है। इसमें हम संकेत, चिन्ह, स्पर्श आदि भावाभिव्यक्ति के माध्यम से इसी वर्ग के अंतर्गत ये जो हैं संकेत, चिन्ह और स्पर्श इसी माध्यम के अंतर्गत या इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुष्प की भाषा भी मुक होती है। यदि हम किसी के उसमें खुश हैं तो हम यदि पुष्प देते हैं किसी दूसरे को, या कोई हमें पुष्प देता है, तो हम उसके खुशी की जो भावाभिव्यक्ति है उसको हम समझ लेते हैं। इसमें हमको ध्वनि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही क्या होती है? मुक भाषा होती है। अब है अस्पष्ट भाषा। जब व्यक्त भाषा का पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तो उसे अस्पष्ट भाषा कहते हैं। मतलब हम जो भी बोलना चाह रहे हैं वह उस भाषा को हम समझते नहीं हैं, तो वो क्या कहलाती है? अस्पष्ट भाषा कहलाती है। जैसे चिड़िया प्रातः काल से अपना गीत शुरू कर देती है, किंतु उनके गीत का स्पष्ट ज्ञान सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है।
तो इस प्रकार पक्षियों का गीत मानव के लिए अस्पष्ट भाषा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पष्ट भाषा। जब भावाभिव्यक्ति पूर्ण स्पष्ट हो तो ऐसी व्यक्त भाषा को स्पष्ट भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने मुंह के अवयवों के माध्यम से अर्थमयी या यादृच्छिक ध्वनि समिष्ट का प्रयोग करता है, मतलब मनुष्य मुंह के माध्यम से, मुंह में स्थित जो अवयव हैं, जो अंग हैं, उसके माध्यम से कोई अर्थपूर्ण ध्वनि का प्रयोग करता है, तो ऐसी भाषा का रूप जो सामने आता है, तो यह भाषा मानव व्यवहार और उसकी उन्नति में सर्वाधिक सहयोगी होती है। तो जो स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इससे हम अपने जो हमारा मनुष्य का व्यवहार है और हम इस व्यवहार के कारण जिस प्रकार की उन्नति प्राप्त करते हैं, और यही जो है भाषा हमारे उन्नति में सर्वाधिक सहयोगी होती है, इसको हम स्पष्ट भाषा कहते हैं। अब आता है स्पर्श भाषा। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति शरीर के एक अथवा अधिक अंगों के स्पर्श माध्यम से होती है। मतलब इसमें हम जब विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो शरीर के हम जो अंग हैं उससे हम स्पर्श के माध्यम से जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, यदि हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम यदि किसी के कंधे पर हाथ रख देते हैं, तो वह हमारा स्पर्श क्या होता है, वह एक मार्मिक होता है और उस व्यक्ति को सांत्वना देने वाला होता है। इसमें भाषा के प्रयोगकर्ता और ग्रहणकर्ता में निकटता आवश्यक होती है। यदि हम किसी के दुख के समय में उस व्यक्ति के पास अपना दुख व्यक्त करने के लिए जाते हैं और हम अपना प्यार भरा या संवेदना व्यक्त करने के लिए यदि हम उसके कंधे में हाथ रख देते हैं, तो जो हमारे मनोभाव हैं वह हमारा निकटवर्ती जो व्यक्ति है उसको समझ लेता है, और इस प्रकार की जो भाषा है वह स्पर्श भाषा कहलाती है। अब है इंगित भाषा। इसे आंगिक भाषा भी कहते हैं। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से होती है। जैसे हरी झंडी या हरी बत्ती मार्ग साफ का या आगे बढ़ने का संकेत देती है, और उसी प्रकार जो लाल बत्ती है वह मार्ग के अवरुद्ध होने का या रुकने का संकेत देती है। इसे हम इंगित भाषा कहते हैं। अब है वाचिक भाषा। इसके लिए मौखिक शब्द का भी प्रयोग होता है। ऐसी भाषा में ध्वनि संकेतों भावाभिव्यक्ति के मुख्य साधन होते हैं। मतलब जो हमारे ध्वनि संकेत होते हैं वो हमारे जो भावों की अभिव्यक्ति के क्या होते हैं, मुख्य साधन होते हैं। इसमें विचार विनिमय हम मुख के विभिन्न अवयवों का सहयोग लिया जाता है, अर्थात इसमें भावाभिव्यक्ति बोलकर की जाती है। यह सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है। सामान्यतः इस भाषा का प्रयोग सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है। यंत्र आधारित दूरभाष मतलब टेलीफोन, वायरलेस आदि की भाषा भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। यदि हम टेलीफोन में बैठकर किसी दूर अपने सहयोगी या अपने मित्र से हम जो बातचीत करते हैं,
तो हम अपनी जो भावनाएं हैं वो दूर में बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और इसी जो हमारी अभिव्यक्ति है वो हम वाचिक भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के सूक्ष्म विभाजन में इसे यांत्रिक या यंत्र आधारित भाषा के विभिन्न वर्ग में रख सकते हैं। अब है लिखित भाषा। भावा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है लिखित भाषा। मतलब हम जो हमारे मन में जो भाव हैं उसको हम लिख कर ये व्यक्त करते हैं तो वो होती है लिखित भाषा। इसमें अपने विचारों का विनिमय लिखकर अर्थात मुख्यतः लिपि का सहारा लेकर किया जाता है। इस भाषा में लिपि के आधार पर समय तथा स्थान की सीमा पर करने की शक्ति होती है। एक समय लिपिबद्ध किया गया विचार शताब्दियों बाद पढ़कर समझा जा सकता है। जैसे हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस हो, ये गीता हो, ये सब हम आज पढ़ते हैं और उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या युग था, वहाँ पे उस समय क्या घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। और कोई भी लिपिबद्ध विचार या संदेश देश विदेश के किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। किसी भी समाज की उन्नति मुख्यतः वहाँ की भाषा उन्नति पर निर्भर होती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि उन्नत देश की भाषा भी उन्नत होती है। इसके साथ भाषा को मानवीय सभ्यता का उत्कर्ष आधार माना गया है। काव्य दर्श में वाणी या भाषा को जीवन का मुख्य आधार बताते हुए कहा गया है कि वाचा में प्रसादेन लोकयांत्र परिवर्तते। धन्यवाद। अब मैं आगे की क्लास में भाषा की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी।